there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। अब थोड़ा से और सामान्य जानकारी ले करके हम कैथोड किरणों की खोज और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने बताया था आपको कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और इन तत्वों में सबसे छोटा परमाणु जो है हाइड्रोजन तत्व का होता है, जिसकी त्रिज्या जो है 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। क्योंकि परमाणु हमारा का होता है गोलाकार होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। अन्य तत्वों की जो है परमाणु त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती हैं। तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है और जो अन्य तत्व बचते हैं उनके परमाणुओं की त्रिज्याएं लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। अब देखिए, जितने भी तत्वों की खोज हुई है उनमें जो है सबसे हल्का परमाणु या कम द्रव्यमान का परमाणु जो है हाइड्रोजन का है, जिसका द्रव्यमान लगभग 1.008 mu। यह आप सामान्य तौर पर 1 mu जो है कह सकते हैं। इतना द्रव्यमान किसका होता है? हाइड्रोजन परमाणु का होता है। और हाइड्रोजन परमाणु सभी तत्वों में सबसे हल्का परमाणु होता है और जो अन्य तत्व हैं उनके परमाणुओं का द्रव्यमान लगभग 2 mu से 260 mu के मध्य होता है। माने जो अन्य तत्वों के परमाणु हैं उनका द्रव्यमान 2 mu से 260 mu के जो है मध्य होता है। तो थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि परमाणु हमारा का होता है, उसके संरचना के बारे में। परमाणु देखिए गोलाकार होता है और परमाणु का निर्माण 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। इसके अलावा परमाणु में कुछ अस्थायी कण पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है आदि। ये जो है परमाणु के क्या होते हैं? अस्थायी कण होते हैं। अस्थायी कण का मतलब परमाणुओं में इनका स्थान जो है निर्धारित नहीं होता है कि ये अस्थायी कण परमाणु में कहाँ मिलते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कैथोड किरणों की खोज और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति। मानी कैथोड किरणें क्या होती हैं?
और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम जो है माइकल फैराडे ने 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में बताया कि यदि हम किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत अपघट्ट उन पदार्थों को कहा जाता है जो जल में घोलने पर विपरीत आवेशित आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ जल में घोलने पर हमें हाइड्रोजन आयन देता हो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल या एसिड कहते हैं। क्षार की भी आप परिभाषा पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसके अलावा आप लवण की भी परिभाषा पढ़ चुके होंगे कि जो पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा कोई अन्य आयन देता है तो हम उस पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो देखिए जो है, जब किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक क्रिया होती है। इलेक्ट्रोड का मतलब विद्युत अपघट्ट के विलयन में हम दो छड़े लगाते हैं और जिन्हें जो है बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए श्यामपट्ट पे, जैसे हमारे पास इसमें एक वैद्युत अपघट्ट का विलयन जो है भरा हुआ है और इसमें हम दो धातु की छड़ें या आप कह सकते हैं मेटल रॉड लगा देते हैं और इसे एक बैटरी की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक ऋण सिरा होता है और एक धन सिरा होता है। तो देखिए, इस ऋण सिरे को हम कैथोड कहते हैं और इस धन सिरे को हम एनोड कहते हैं। तो इस ऋण सिरे से बैटरी के जो मेटल रॉड हमारा जुड़ा हुआ है और इस धन सिरे से जो है जो मेटल रॉड जुड़ा हुआ है, इन्हीं दोनों रॉडों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो मेटल रॉड हमने इस विलयन में लगाया है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोड पर जो है विद्युत रासायनिक जो है क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। मान लिया जाए कि हमने इसमें वैद्युत अपघट्ट सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया है, तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम जल में डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब घोल देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड विपरीत आवेशित आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। सोडियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। देखिए, इस ऋण प्लेट का मतलब हो गया कि इस प्लेट पर जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। माने ऋण प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है और इस धन प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। तो ऋण प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, धन प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। तो आप जानते हैं
कि जिस चीज़ की व्यक्ति के पास अधिकता होती है उससे उसका स्नेह कम होता है, उससे उसका स्नेह क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 चक्का गाड़ी जो होती है 5 ठे है, माने 5 ठे उसके पास 2 चक्के की गाड़ी है, तो आप देखेंगे कि उतना साफ सफाई वो नहीं कर पाएगा अगर किसी के पास 1-2 चक्का केवल गाड़ी है। जिसके पास 1 है वह उसका देखभाल अधिक करेगा और जिसके पास 5 है वह देखभाल उसका कम करेगा। तो कहने का मतलब अगर किसी चीज़ की अधिकता है तो उससे उसका स्नेह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसका अभाव होता है उसके प्रति जो है उसका स्नेह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जिनके पास माँ होती हैं वह जो है उतना स्नेह अपने माँ से नहीं करता है जिनके पास माँ नहीं होती। माने जिनके पास माँ नहीं है वह माँ से अत्यधिक स्नेह करता है। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए माँ आपकी जो है कहीं रिलेशन में चली गई, तो जब तक घर पे थी उतना स्नेह आपके अंदर नहीं था, जब वो चली गई तो उनके प्रति आपका स्नेह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इस पे माने इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कम हो गया। माने यह प्लेट इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो है तैयार है। माने अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह इसी प्लेट पर जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन का अभाव है, तो इसका मतलब हुआ कि यह प्लेट इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो देखिए थोड़ा हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखे हैं सोडियम आयन, इस पे धन आवेश है, और धन आवेश से बता रहा है कि सोडियम परमाणु में, इस सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉन से 1 कम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से 1 कम है। कहने का मतलब है कि जैसे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर किसी गांव में पंडित ज़्यादा हैं तो लोग कहते हैं कि आपका घर पंडितनवा में है, अहिर ज़्यादा हैं तो कहते हैं अहिरनवा में आपका घर है। तो जिसकी अधिकता होती है उसी का नाम होता है। इसका ये धन आवेश हमको यही बताता है। धन आवेश का मतलब प्रोटॉन होता है और ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो धन आवेश ये बता रहा है कि सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, लेकिन कोई अकेले तो अधिक हो नहीं सकता। जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक तो अधिक हो नहीं सकता। जैसे अगर कहा जाए कि यह लाइन बहुत बड़ी है तो अकेले तो कोई बड़ा होगा नहीं, अगर इसके कंपेयर इस लाइन से कर दिया जाए तब आप कहेंगे इसकी अपेक्षा ये क्या है, बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि प्रोटॉन इसमें अधिक है, किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। कै धन आवेश है, 1 धन आवेश है, तो 1 प्रोटॉन इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, इसीलिए इस पे क्या आ गया है, धन आवेश आ गया। अब देखिए क्लोराइड आयन है, इस पे ऋण आवेश लगा, तो ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऋण आवेशित कण होते और प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं। तो देखिए तो ऋण आवेशित है, ये बता रहा है कि इस क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। कितना अधिक है, 1 ऋण आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने हैं उससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन परमाणु में ज़्यादा है। तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसके पास है
तो सीधी सी बात, जो चीज़ अधिक उससे स्नेह कम होगा। तो माने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करने का प्रयास करेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव है तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। तो देखिए इस विलयन में ये दोनों आयन उपस्थित हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या आवश्यकता है, धन आवेशित है। धन आवेशित का मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव है। जब इलेक्ट्रॉन का अभाव है तो यह जो है वहीं पर जाएगा जहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस विलयन में जो धन आयन माने जो सोडियम आयन होते हैं वे भाग करके जो है इस ऋण आवेशित प्लेट पर जाते हैं, अब इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके इसी प्लेट पर निक्षेपित हो जाते हैं। माने इस प्लेट पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक अस्तर के रूप में जमा होने लगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम पदार्थ जो है ठोस होता है, तो ठोस होने के कारण इसके इस प्लेट पर जो है परत के रूप में जमने लगेगा। अब देखिए ऋण आवेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग किस पे करेगा, जिसको ज़रूरत होगी। ये धन आवेशित प्लेट है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो त्याग जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यह परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाए। ऐसे दूसरा क्लोराइड आयन जाएगा इस प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और परमाणु के रूप में जो है इस पे स्थित हो गया। लेकिन बहुत कम समय में ही ये दोनों क्लोरीन परमाणु माने दो क्लोरीन परमाणु आपस में संयुक्त होकर या कह सकते हैं आपस में क्रिया करके क्लोरीन अणु बना लेते हैं। एक क्लोरीन क्या बना लेंगे, अणु बना लेंगे। इस पे आपने देखा धन प्लेट पर क्लोरीन जो है एकत्र हो रहा। क्लोरीन है क्या, ठोस द्रव या गैस, क्या है क्लोरीन, क्लोरीन तो देखिए जो है क्लोरीन गैस बन जाएगा और यह इस पे क्या हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। माने इस प्लेट को जब ये आणविक अवस्था में आ जाएगा तो इस प्लेट को छोड़ करके बुलबुले के रूप में जो है बाहर निकल जाएगा। ये जो है क्लोरीन परमाणु अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके दो परमाणु आपस में मिल करके आणविक अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन आणविक अवस्था में पाया जाता। और सोडियम जब यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और परमाणविक अवस्था में इसी प्लेट पर जमा हो जाएगा। तो देखिए माइकल फैराडे ने यही बताया था कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों पर यही पदार्थ जो है माने वैद्युत अपघट के जो पदार्थ हैं यह निक्षेपित या जो है विसर्जित होते हैं। तो देखिए इस धन प्लेट पर कौन गया था, धन प्लेट का मतलब इलेक्ट्रॉन का अभाव, माने इसे इलेक्ट्रॉनों से मोहब्बत है, तो इस पे कौन जाएगा, जो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये क्लोराइड आयन इस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, माने ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन कहते हैं। तो इस धन प्लेट पर ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है और यह सोडियम आयन इस ऋण प्लेट माने कैथोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती, रासायनिक अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें इन प्लेटों पर पदार्थों का जो है
विसर्जन या निक्षेपण हो जाता है। विसर्जन का मतलब उस पे जाएंगे फिर उससे अलग हो जाएंगे, निक्षेपण का मतलब उससे चिपक जाएंगे। तो वही माइकल फैराडे ने बताया कि अगर किसी वैद्युत अपघट के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से इसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हुई। इस धन प्लेट माने एनोड पर कौन क्रिया हुई, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और इस ऋण प्लेट माने कैथोड पर अपचयन क्रिया होती। तो वही उन्होंने बताया कि जिस विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इन इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों का विसर्जन या निक्षेपण हो जाता है। इसके बाद देखिए माइकल फैराडे ने एक लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली ली, जैसे इतनी लंबी, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्चार्ज ट्यूब या विद्युत विसर्जन नलिका कहते हैं। उन्होंने किया क्या, इसके दोनों सिरों पर 2 प्लेटें लगा दी और इसके बाद दोनों सिरों को उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। दोनों सिरों को उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। तो देखिए बंद करने से पहले इस वैद्युत विसर्जन नली में गैस लिया गया और इस नली को जो है वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करके जो है इसके अंदर का दाब बहुत कम रखा गया और रखने के बाद इन इलेक्ट्रोडों को हाई डीसी वोल्टेज या आप बैटरी कह सकते हैं, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो उन्होंने देखा कि इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने का मतलब माइकल फैराडे ने देखा कि इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जो है वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद इस प्रयोग को जो है कई वैज्ञानिकों ने किया, जिसमें विशेष करके विलियम क्रुक्स ने जो है इस प्रयोग का अध्ययन अत्यधिक मजबूती के साथ किए। तो देखिए विलियम क्रुक्स ने क्या किया कि जब इस वैद्युत विसर्जन नली में उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे एनोड लगाया गया था, उस एनोड को उन्होंने जो है पहले जो माइकल फैराडे थे उन्होंने ठोस एनोड लगाया था, लेकिन विलियम क्रुक्स ने क्या किया, परफोरेटेड एनोड लगा दिया, माने छिद्रित प्लेट लगा दिए और इसमें गैस भरी गई और इस एनोड के पीछे की दीवार पर जिंक सल्फाइड की एक लेयर माने एक परत चढ़ा दी गई, जिसको हम प्रतिदीप्तशील पदार्थ कहते हैं। ये जिंक सल्फाइड जो है एक प्रतिदीप्तशील क्या है, पदार्थ है। इसके बाद इसमें भरी हुई गैस या आप कह सकते हैं इस वैद्युत विसर्जन नलिका के अंदर का दाब जो है 0.01 मिलीमीटर, इसके अंदर का उन्होंने दाब रख दिया और यह दाब लाने के लिए यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जिसको हम हिंदी में निर्वात पंप कहते हैं। इसी पंप की सहायता से हम इस वैद्युत विसर्जन नली के अंदर का दाब हम क्या करते हैं, कम करते हैं।
इसके बाद उन्होंने किया क्या, इन इलेक्ट्रोडों को हाई डीसी वोल्टेज माने 10,000 वोल्ट की बैटरी से जो है कनेक्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें, यहाँ पे लिखे हैं इनविजिबल कैथोड रेज, माने कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे की दीवार पर गिरती हैं। और यहाँ लिखा गया है ग्रीनिश ग्लो, माने हरे रंग की जो है चमक उत्पन्न होती है। किस रंग की चमक उत्पन्न होती है? हरे रंग की जो है चमक उत्पन्न होती है। तो इसी किरण का नाम जो है कैथोड किरण रखा गया। माने जो अदृश्य किरणें निकल रही हैं, इन्हीं किरणों का नाम जो है कैथोड किरणें रखा गया। मामला ये है कि यह छिद्रित प्लेट इसलिए लगाई गई कि जब इस प्लेट में छेद नहीं था तो ऐसी कंडीशन में कैथोड प्लेट से निकलने वाली अदृश्य किरणें इस प्लेट पर जा कर के समाहित हो जाती थी। इस प्लेट पे जा कर के क्या हो जाती थी? समाहित हो जाती थी। जब इसमें छेद कर दिया गया तो जो किरण छेद में गिरती थी वह सीधे जो है एनोड के पीछे की दीवार पर जा कर के टकराती थी और हरे रंग का चमक उत्पन्न करती थी। लेकिन जो किरणें जो है ठोस पृष्ठ पर इसके गिरती थी वह इसी में अवशोषित हो जाती थी, समाहित हो जाती थी। और वही इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए, बैटरी से होते हुए फिर इधर आते रहते थे। वही इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए, बैटरी से होते हुए इस प्लेट पर क्या होते हैं? पहुंचते रहते हैं। तो आप समझ गए कि जो अदृश्य किरणें कैथोड प्लेट से निकलती थी और इन छिद्रों में गिरती थी तो वह सीधे एनोड के पीछे की दीवार पर गिरती थी, जिस पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग किए हैं। और जब इस पे गिरती थी तो ग्रीनिश ग्लो माने हरे रंग की जो है चमक उत्पन्न करती थी। और जो किरणें जो है इसके सॉलिड फेस पर गिरती थी, माने इसके ठोस पृष्ठ पर गिरती थी, वह इसी में क्या हो जाती थी? समाहित हो जाती थी या अवशोषित हो जाती। तो देखिए इस किरण का नाम क्या रखा गया? इस अदृश्य किरण का नाम जो है कैथोड हो जाता है। और प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण गैसे के जो अणु होते हैं वे क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। और वही जब आयनित हो जाते हैं तो वही जा करके कैथोड की प्लेट से टकराते हैं। और कैथोड की जब प्लेट से टकराते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब इस प्लेट से टकराते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है किरण के रूप में क्या होते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो कैथोड किरण है यही जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि आगे करेंगे। तो इन कैथोड किरणों की जो है खोज में सबसे ज़्यादा प्रयास या परिश्रम जो है थॉमसन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? थॉमसन, या आप उनको टॉमसन भी कहते हैं। तो थॉमसन ने इन कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया, लेकिन इनके अलावा और कई वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया था। तो अब कैथोड किरणों का अध्ययन हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे।